किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है उसकी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के निरंतर वृद्धि के लिए आवश्यक होता है स्टार्टअप्स करने वाली कंपनी और उस राष्ट्र के युवा। इससे बेरोजगारी तो दूर होती ही है, साथ ही बाजार की जरूरतों को भी पूरा किया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम भारत के बढ़ते स्टार्टअप्स के भविष्य, इसके समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियां और भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है, और सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस जीएस फाउंडेशन लाइव कोर्स पर एक बड़ी छूट लेकर के आई है, और जो छूट है इस कोर्स पर वह 50% तक की छूट दी गई है। यानी कि आप जो है इसका जो पहले फी था वह 1,20,000 था, लेकिन 50% डिस्काउंट देने के बाद आप इसे अब केवल 60,000 में ले सकते हैं। इस कोर्स की कुछ विशेषताएं हैं, उसमें आप देख लीजिए। प्रीलिम्स और मेंस इसमें पूरी दोनों ही सेगमेंट की पढ़ाई कंप्लीट रूप से कराई जाएगी। यदि यह कोर्स आप लेते हैं तो CSET जो हिंदी माध्यम के लिए एक बड़ी बाधा है, वह आप फ्री में ले सकते हैं ऑनलाइन। 3 साल तक इस कोर्स की वैधता होगी और इसे आप असीमित बार देख सकते हैं, इस पर पाबंदी नहीं रहेगा। और यह जो 60,000 का फी रखा गया है, इसे भी आप चाहें तो EMI में दे सकते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो EMI का है वह 10,000 रुपये का है, बाकी के 3 इंस्टॉलमेंट आप 20,000, 20,000 और 20,000 में दे सकते हैं। ध्यान रखना है, यदि आप EMI पर इसे लेते हैं तो आपकी कुल राशि 70,000 पड़ेगी और एक बार पेमेंट करके लेने में 60,000 रुपया। अब इस संबंध में यदि आपको विशेष जानकारी चाहिए तो ये जो नंबर दिया गया है यहाँ आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा इस दिए गए नंबर पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो यह टीम है काफ़ी एफर्ट लगाकर आपके लिए वीडियो लाती है, तो बदले में वीडियो को आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम आज के अपने टॉपिक की तरफ सीधे चलते हैं और देखते हैं कि मुद्दा क्या है। देखिए, यह जो आज हम मुद्दा लेकर के आए हैं स्टार्टअप्स का, अगर आप अखबार की कटिंग पे नज़र डालें तो है कि फॉर इंडियन स्टार्टअप्स द पेश ऑफ द फंडिंग लैडर क्विकन्स। यानी कि आज जो पूरी बातचीत की जा रही है वो भारतीय स्टार्टअप्स की दशा दिशा की बात की जा रही है कि भारतीय स्टार्टअप्स में फंडिंग कैसे आए, फंडिंग किस तरह से बढ़ेगा। आप देखे होंगे कि 2021-22 में स्टार्टअप्स में काफ़ी फंडिंग देखने को मिला, यहाँ तक कि सितंबर 2022 तक फंडिंग काफ़ी देखने को मिल रहा था स्टार्टअप्स में। लेकिन अचानक से क्या हुआ है कि 2023 और 2022 का आखिरी में आप देखेंगे अचानक से फंडिंग में कमी आई स्टार्टअप्स में। तो उस सब चीज़ों को देखा जा रहा है, सरकार क्या प्रयास कर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने और क्या चुनौती है, खासकर को जो स्टार्टअप्स हैं उसको लेकर के, यूनिकॉर्न कंपनी है उसको लेकर के RBI ने अभी एक अपनी रिपोर्ट जारी की है, और ये पूरी चर्चा जो है वहीं से चल पड़ी है। RBI क्या कहना चाह रही है उसको आप समझिए। देखिए, RBI ने एक जो रिपोर्ट जारी की है उसका एक शीर्षक है व्हाट ड्राइव्स स्टार्टअप फंड रेजिंग इन इंडिया। इस रिपोर्ट के संदर्भ में आगे बात की गई है और कहा गया है कि विगत कुछ वर्षों में भारत में विभिन्न स्टार्टअप्स के यूनिकॉर्न बनने की प्रक्रिया में तेजी आई है। हम इस पे भी बात करेंगे कि कोई भी स्टार्टअप्स कंपनी जो है वह कैसे यूनिकॉर्न बन जाती है। देखिए, पहली चीज़ तो है स्टार्टअप्स, उससे एक कदम आगे की चीज़ होती है यूनिकॉर्न कंपनी बनना। इस पे हम डिटेल से बातें करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस रिपोर्ट के कुछ प्रमुख बिंदु पर नज़र डालते हैं कि RBI ने अपने रिपोर्ट में और क्या क्या कहा है। देखिए, स्टार्टअप्स को 2022 में यहाँ 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड प्राप्त हुआ था। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है कि जो वर्ष 2021 की तुलना में 33% कम था। यही एक बड़ा मसला है कि 2022 में आप देखेंगे तो इतना हुआ, लेकिन 2021 की तुलना में यह फिर भी कम रहा और यह चर्चा का कारण बना। भारत यूनिकॉर्न की संख्या में अगर आप देखें तो जो USA है और USA के बाद चीन है, इसके बाद भारत तीसरे स्थान पे आता है यूनिकॉर्न के मामले में। मैं एक ग्राफ से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ये कि आप इसे समझिए। RBI ने ये एक अपने रिपोर्ट में इसे दिया है, आप इसे समझिए। ईयर ऑन ईयर फंडिंग कि कैसे कैसे स्टार्टअप्स को फंडिंग आया है, ईयर वाइज आप देखिए, और ये जो है बिलियन में है, अमेरिकी डॉलर में है। अगर आप देखेंगे 2011 से इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं और यहाँ हम आपको 2022 तक का दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें फंडिंग बढ़ा है। 2011 में अगर आप फंडिंग देखेंगे स्टार्टअप्स के लिए तो 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हुए आते हैं और आपको मैं 2021 का ये ग्राफ दिखाता हूँ। अब अगर आप 2021 पर नज़र डालें तो आप यहाँ देख रहे होंगे 2021 में 40.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट फंडिंग आया।
यहां से एक दिलचस्प बात है, अब उम्मीद की जा रही थी कि यह तेजी से बढ़ा है, अर्थव्यवस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हम अच्छा कर रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही थी कि यह ग्राफ और आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, 2022 या अभी 23 आगे बढ़ेगा। लेकिन हुआ इसके उलट, और हुआ क्या कि 2022 में यह ग्राफ जो है औंधे मुंह गिर गया, ठीक है, और गिरते हुए कहां पे आ गया, 23.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर पे आके अटका है। यही पूरा मसला है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो तकरीबन जो है 33% तक की कमी आ गई है फंडिंग में। तो यह अब एक चिंता का विषय है। आप जान रहे हैं कि 2023 में ऐसे ही पूर्व अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 के अंत तक वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी आ सकती है, और उस दौर में इस तरह का ग्राफ देखना भारत सरकार के लिए कतई अच्छा नहीं है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वहाँ एक और दिलचस्प बात आप देखिए, यहाँ देखिए 2011 में जो 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फंडिंग आया था, उसकी तुलना में आप देखिए कि 2022 तक जाते जाते भारत के पास जो अब हुआ है तकरीबन 26.6 बिलियन का अमेरिकी डॉलर का फंडिंग है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे 2011 से लेकर के 2022 तक में, तो आप देखेंगे कि भारत के पास फंडिंग लगातार बढ़ा है, काफ़ी बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी हुआ है। और कितना हुआ है पिछले 8 साल में, तो तकरीबन 17 गुना अधिक बढ़ोतरी हुई है। तो अगर पूरे ग्राफ को देखें, पिछले 8-9 साल को देखें, तो भारत के लिए काफ़ी अच्छा रहा है इन्वेस्टमेंट के मामले में, फंडिंग के मामले में, ठीक है। लेकिन पिछले साल की तुलना करें तो थोड़ा सा मामला वहाँ गड़बड़ नज़र आता है, और भारत के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये सही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि स्टार्टअप कंपनी की जब हम बात कर रहे हैं, रिपोर्ट की बात की गई है, तो देख लेते हैं कि स्टार्टअप कंपनी होती क्या है। देखिए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, आप पॉपुलर वे में इसे देखते होंगे DPIIT, इसके द्वारा इसकी एक परिभाषा तय की गई स्टार्टअप्स कंपनी की, और कहा गया कि यह इसे एक इकाई के रूप में अलग से दिखाया है, और कहा गया कि एक ऐसी कंपनी होगी जिसकी शुरुआत हुए जो है 10 वर्ष पूरा ना हुआ हो। यानी कि मान लीजिए कि कोई कंपनी 2010 में बनी हो, तो 2022 तक वो अब स्टार्टअप्स नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अब 12-13 साल की हो जाएगी, ठीक है। तो 10 साल ना हुआ हो उस कंपनी का। मान लीजिए कोई कंपनी 2015 में शुरुआत की गई, ठीक है, तो अभी वो स्टार्टअप के अंदर आएगी, इस बात को देखना है, ठीक है, क्योंकि 2023 तक वह स्टार्टअप के अंतर्गत ही आएगी। तो 10 वर्ष ना हुआ हो, साथ ही एक और टर्म है, और ये टर्म जो है पूंजी के मामले में, वह क्या कि जिसका वार्षिक कारोबार, ठीक है, 100 करोड़ से कम रहा हो, ठीक है। यदि इन कंडीशन को फुलफिल करता है तो वह कंपनी क्या होगी, स्टार्टअप की कंपनी होगी। अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि स्टार्टअप जो है पहली चरण है, दूसरी कदम क्या है, यूनिकॉर्न कंपनी बनना। और किसी भी स्टार्टअप्स का ड्रीम होता है कि वह एक यूनिकॉर्न कंपनी में तब्दील हो जाए। तो देखते हैं कि यूनिकॉर्न कंपनी क्या होता है यूनिकॉर्न बन जाना, और कैसे कोई स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन जाती है। देखिए, यूनिकॉर्न जो है निजी स्वामित्व वाली कोई भी फर्म है, एक कंपनी है, ठीक है, जिसका बाजार पूंजीकरण इसी मसले पर तय होता है। तो इसको ध्यान समझ लेना है, जो बाजार पूंजीकरण होगा वह 1 बिलियन से अधिक होना चाहिए, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर यह स्टार्टअप्स इस चीज को ले आती है तो वह यूनिकॉर्न में तब्दील हो जाती है। अब भारत में आप जानते होंगे बहुत सारे यूनिकॉर्न कंपनी है, कुछ में देखेंगे, अगर कुछ जो फेमस श्रेणी है उसमें फिनटेक का क्या मतलब है, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ ऐसे समझ लेना है कि जैसे आप पेटीएम यूज करते हैं, या फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, तो ये क्या है, ये फिनटेक यूनिकॉर्न कंपनी है। अब आप देखेंगे एडटेक मतलब एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी अगर मिल गया एडटेक हो जाएगा। जैसे आप बायजू को जानते हैं या आप अनअकैडमी को जानते हैं, तो यह जो यूनिकॉर्न है यह एडटेक में आ जाएगा। और B2B कंपनियां, B2B मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब फर्म टू फर्म ही डायरेक्ट काम चल रहा है। इसका अगला चरण होता है B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर के पास आप जाते हैं। तो ये चीज़ें समझना है। भारत में अगर आप कुछ फेमस यूनिकॉर्न कंपनी को जानना चाहें तो 1-2 एग्जाम्पल मैं देता हूँ। ये सभी जो है भारत में फेमस यूनिकॉर्न कंपनी है। आप MBA चाय वाला का नाम तो जरूर सुने होंगे, काफ़ी फेमस रहते हैं ये भाई साहब। तो ये एक यूनिकॉर्न कंपनी है। आपने रैपिडो का भी इस्तेमाल किया ही होगा, आपने जेप्टो का इस्तेमाल किया ही होगा। तो इस तरह के कुछ कंपनियां हैं, अपग्रेड वगैरह या क्रेड जो है, ये सब जो है यूनिकॉर्न कंपनी में तब्दील हो गई। ध्यान रखना, ये सभी पहले स्टार्टअप से ही हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने इस मापदंड को पूरा किया और फिर ये यूनिकॉर्न कंपनी में तब्दील होती चली गई। देखिए, भारत में स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न से जुड़े हुए कुछ प्रमुख बिंदु हैं, कुछ पहलू हैं, उसे समझिए आप। भारत जो है
अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप का हब है, स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश बन गया है। काफी संख्या में यहाँ युवा जो हैं या बाकी लोग भी स्टार्टअप्स में दिलचस्पी ले रहे हैं। देखिए 2016-17 में 733 ही स्टार्टअप था, यहाँ ध्यान रखना है 2016-17 733। दिलचस्प आंकड़ा देखिए 2020-21 में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है, 14,000 से अधिक। अपने आप में किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत गर्व का विषय है और इसकी संख्या और भी तेजी से बढ़ती जा रही है। देखिए नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2022 तक, यहाँ देखना जो तारीख ली गई है, जो टर्म लिया गया है वो है सितंबर 2022 तक, ठीक है। और यहाँ जो पूंजीकरण है 341 बिलियन डॉलर, यह मार्केट पूंजीकरण है। उसके बाद 107 यूनिकॉर्न थे। दिसंबर 2022 तक इतने 341 बिलियन डॉलर के कुल मूल्यांकन के साथ भारत में 107 यूनिकॉर्न कंपनी ऑलरेडी बन चुकी थी। अब आप इसको समझ लीजिए कि ये कितना दिलचस्प आंकड़ा है और ये सितंबर 2022 तक है। उम्मीद की जा रही है कि इसकी संख्या और भी तेजी से बढ़ेगी। हालांकि 2022 में जितना तेजी से दिखा था वो 2022 के जो आखिरी जो था फोर्थ क्वार्टर था वहां थोड़ा सा गिरा है मामला। 2023 में भी उतनी संख्या में उछाल नहीं देखी जा रही है, लेकिन स्थिति अभी भी अच्छी बनी हुई है। कुछ सफल भारतीय यूनिकॉर्न में आपने इस्तेमाल किया ही होगा, फ्रेम यूज किया होगा लेंसकार्ट का, ठीक है। आपने क्रेड भी यूज किया होगा, मीशो, फार्मिजी तो आप यूज किए होंगे, लिशियस, ग्रोफर्स तो आप सबने यूज किया होगा। तो ये सब जो है फेमस जो है यूनिकॉर्न भारतीय कंपनी है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो स्टार्टअप संस्कृति अचानक से बढ़ने लग गई, जैसे मैंने बात किया था कि 2011 में जो फंडिंग आ रही थी 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही था, लेकिन आप देखेंगे कि 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक इन्वेस्टमेंट पहुंच गया है 2022-23 आते आते। तो यह कैसे उछाल आया है, इतना इन्वेस्टमेंट कैसे आया है, ये स्टार्टअप्स में इतनी दिलचस्पी कैसे होने लगी है। कहाँ 733 स्टार्टअप्स हुआ करता था और कहाँ अब जो हम पहुँच गए हैं 2016-17 के बाद 2022-23 तक ही देखेंगे आप तो 14,000 की स्टार्टअप्स की संख्या है, 107 यूनिकॉर्न बन गए। तो ये कैसे हुआ, ये सब इसके पीछे के क्या कारण है, क्या पहलू है, इसको समझ लीजिए। एक तो चीज समझिए कि किसी भी इंडस्ट्री का ना बढ़ने का, किसी भी अर्थव्यवस्था का बढ़ने का जो कारण है वह है कि वहां पे जो कारीगर हैं कुशल हैं कि नहीं, दूसरा वहां कितने कीमत पे वो उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि कंपनी को कितना इन्वेस्टमेंट उसके लिए करना पड़ेगा, कुशल कारीगर हो और साथ ही कम कीमत पर उपलब्ध हो। तो भारत में क्या है, सस्ता टैलेंट। अब देखिए दोनों ही वर्ड है, एक तो सस्ता है, कीमत कम है, और हुनरबाज भी हैं यानी कि कुशल कारीगर भी हैं। तो सस्ता टैलेंट का एक बड़ा पूल है। खास करके आप सर्विस सेक्टर भारत का आप देखेंगे तो वह काफ़ी अच्छा है। भारतीय सॉफ्टवेयर के जो बाजार हैं, युवा जो हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो हैं, मैनेजमेंट के युवा हैं, बैंकिंग सेक्टर के काफ़ी हमारे पास टैलेंटेड हैं। तो एक बड़ा कारण तो यह है। विशाल घरेलू बाजार है, हमें किसी के मार्केट की वैसे ज़रूरत है ही नहीं। हमने तो अभी तक अपने मार्केट को सही से इस्तेमाल किया भी नहीं है। अगर भारतीय घरेलू बाजार को ही सही से इस्तेमाल कर लिया जाए तो इतना विशाल है कि हमारा काम हम खुद ही अपना ज़रूरत को पूरा कर पाएंगे। विदेशी कंपनियां और निवेशकों की भारतीय बाजार का हिस्सा बनने की इच्छा भी बढ़ती गई है। आप जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, आप अपने कानूनी प्रावधानों को जैसे जैसे सही करेंगे, लाइसेंस देने की प्रक्रिया को ठीक करेंगे, ठीक है, मार्केट में एंट्री लेनी और एग्जिट की पॉलिसी को सही करेंगे नियामक स्तर पे, सरकार के स्तर पे, तो जो विदेशी लोग हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं फंडिंग देने के लिए, वह आपके यहाँ आएंगी ही, उसकी इच्छा होगी ही। यह पिछले 7-8-10 सालों में तेजी से उभरता रहा है। महामारी ने उपभोक्ताओं द्वारा डिजिटल सेवाओं को अपनाने में तेजी आई है। कोविड-19 में एक तो अवसाद का समय था ही, लेकिन कई चीज़ों में यह अवसर का समय भी बना है। तो खासकर देखेंगे डिजिटल सेवा में जो तेजी आई है, एजुकेशन के फील्ड में आप देखेंगे काफ़ी डेवलप हुआ है, हम सब लोगों से जुड़े हुए थे। तो एक वजह यह भी है, वर्क फ्रॉम होम संस्कृति काफ़ी बढ़ रहा है, लोग घर से काम कर रहे हैं तो नए नए आइडियाज़ ला रहे हैं, नई नई चीज़ें समझ में आ रही है, यह चीज़ है। और बहुत से भारतीय खाद्य वितरण और एडुटेक से लेकर ई ग्रोसरी तक की कंपनियां ऑनलाइन सेवाओं में दिलचस्पी लेने लगी है, वहां तक पहुंच गई है। इसका एक वजह है कि इस क्षेत्र में अचानक से बहुत स्टार्टअप्स की तेजी आ गई है। डिजिटल भुगतान की वृद्धि तो हुई है, 2015-16 से ही देखेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट जो है या कैशलेस वर्क जो है बढ़ गया है। एक पहलू यह भी है, और यूनिकॉर्न को सबसे अधिक जो है अगर किसी चीज़ ने सहायता किया है तो वह डिजिटल पेमेंट भी है,
ठीक है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कुछ चीजें हैं, तथ्य हैं, उसको मैं एक डेटा के हिसाब से आपको दिखाऊंगा। द फाउंडेशन लेयर फॉर इंडिया टेक इज सेट। इसका मतलब ये हुआ कि भैया अब देखो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय बाजार के लिए जो आधार है वह तैयार हो चुका है। ठीक है, आधार तैयार हो चुका है। यहां से अब आप इमारत बनाने का काम कीजिए। तो कैसे कैसे आधार तैयार हुआ है, कैसे हम समझें इस चीज को, तो यहाँ कुछ जो है पैरामीटर डाले गए हैं, आप इसे समझ लीजिए। 2012 और 2022 की तुलना की गई है, 10 साल की तुलना, और हम ये देखेंगे कि 2012 से 2022 तक जो ग्रोथ हुआ है वह कितने गुना हुआ है, कितनी गुना जो है बढ़ोतरी हुई है इन सब चीजों में। देखिए, अगर भारत की जीडीपी आपको ध्यान होगा और 2012 में भारत की जीडीपी आप देखेंगे तो यह अमेरिकी डॉलर में है, ट्रिलियन में, तो 1.8 जो है ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर भारत की जीडीपी हुआ करती थी 2012 में। वहीं 2022 में देखेंगे 3.5 तक हम पहुंच चुके हैं ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, ये हमारा जीडीपी हो गया है। तो काफी उछाल देखने को मिला है और हमारा लक्ष्य कहां तक पहुंचने का है? हमारा लक्ष्य है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाए यहां तक। तो 2022 और 12 को देखेंगे तो ग्रोथ जो है सीधा दुगुना आपको देखने को मिल जाएगा। ये जीडीपी की बात हुई। अगर आप चलते हैं इंटरनेट यूजर्स की, मिलियन में है, तो 2012 में 140 मिलियन थे, वहीं 2022 में जो इंटरनेट यूजर्स हैं 850 मिलियन की संख्या भारत में पहुंच गई है और यह 6 गुना आंकड़ा बढ़ा है इसका। ठीक है, अब देखेंगे अब ऑनलाइन रिटेल स्पेंड में कि ये जो बिलियन में है यह 2.1 था 2012 में, और 70, यहां देख लीजिए 70 बिलियन, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उछाल है और 35 गुना तक की वृद्धि देखी गई है। ऑनलाइन में आप देखेंगे, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग स्पेंड में देखेंगे बिलियन में यह भी दिखाया गया, 0.3 से 6.5 तक 2022 में हम पहुंच गए हैं। तो इसमें भी 20 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आप देखेंगे बढ़ोतरी तो लगातार हर चीज में बहुत तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ते नजर आएगी आपको। अब अगर आप देखेंगे सास रेवेन्यू में, सास रेवेन्यू क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसमें भारत की आप बढ़ोतरी देखेंगे बिलियन में, तो 0.1 से 2022 में हम 5 बिलियन तक आ चुके हैं और 50 गुना की वृद्धि देखी गई है। यही देखेंगे डिजिटल ट्रांजैक्शन की, जब मैंने बात की थी डिजिटल पेमेंट की, ट्रिलियन में देखेंगे आप इसे 6.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर 2012 में, और अब जो आंकड़ा है यह बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाला आंकड़ा है और वह है 22.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर 2022 तक, और यह 4 गुना तक बढ़ा है। तो आप समझ रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कितना बढ़ रहा है। इस चार्ट से आप यही समझिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 10 साल में आप देखेंगे कितनी गुनी रफ्तार से बढ़ रही है, तेजी से। तो जाहिर सी बात है स्टार्टअप्स भी बढ़ेगा, यूनिकॉर्न कंपनी यहाँ आएगी, और इसमें अगर निरंतर सरकार और सुधार करते रहे तो सरकार नया टारगेट और बनाएगी और उसमें हम पूरा भी करेंगे। तो सरकार नया टारगेट क्या बनाई है? 2025 तक भारतीय सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए कुछ महत्वाकांक्षा अपनी रखी है, उसे हम देखते हैं। सरकार चाह रही है कि जो स्टार्टअप्स की संख्या है 2025 तक वह हम करीब 1 लाख तक पहुंचा लें, और उम्मीद है कि ऐसा हो भी जाए। यूनिकॉर्न की जो संख्या है 150 प्लस पर हम पहुंच जाए, यानी कि 150 से अधिक चले जाएं। अभी हम 107-8 के आसपास यूनिकॉर्न आ गए हैं और उम्मीद है कि इसे हम पूरा भी कर लेंगे। जो इस क्षेत्र में रोजगार क्रिएट हो उसे चाह रही है भारत सरकार के स्टार्टअप्स के माध्यम से 3.25 मिलियन जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट हो, और इसकी उम्मीद की भी जा रही है क्योंकि ये जो कंपनियां हैं, ये जो स्टार्टअप्स की कंपनी या यूनिकॉर्न बन रही है, इसमें बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो गिग इकोनॉमी में इन्वॉल्व है, तो गिग वर्कर्स इसके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो संभावना वहां से बन रही है गिग इकोनॉमी की वजह से कि यह संख्या भी हम पूरा कर ले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी कुछ टारगेट रखा गया है कि 2021 से 2025 तक हम इस 4-5 साल में चाह रहे हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो 100 बिलियन तक हम पहुंच जाए अमेरिकी डॉलर तक। उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है, हालांकि आर्थिक मंदी आने वाली है ऐसा बताया जा रहा है, तो देखते हैं क्या होगा। और रैंक में हमारी बड़ी इच्छा है, हमारी दिलचस्पी है कि भाई हम अब चीन के पीछे ना रहें। ठीक है, पहले नंबर पे यूएसए है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे चीन को पीछे करते हुए हम पहुंच जाए यहाँ पे। और ये कब तक हम पहुंचे? 2025 तक। तो ये हमारी महत्वाकांक्षा है, उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन
महत्वाकांक्षा के आगे कुछ चुनौतियां भी आ गई है और इन चुनौतियों से पार तो पाना होगा। चुनौतियां क्या है? वित्त पोषण की कमी हमारे पास काफ़ी है, यानी कि जो स्टार्टअप्स कंपनी है इसके पास फंडिंग नहीं मिल रहा है। ये रिपोर्ट भी तो आरबीआई का यही कह रही है। देख रहे हैं आप कि एक साल में 33% तक की फंडिंग में कमी आ गई है। तो इस स्थिति में कैसे बढ़े स्टार्टअप्स, कैसे हो, यह एक चिंता का विषय है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक यह हो गया कि टेक कंपनियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे अच्छे लैब नहीं है, R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। मार्केट की जो स्थिति है उसे सुधारना होगा, टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, नया नया IT पार्क जैसे चीज़ें हैं इसे बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी जा करके ये चीज़ें सुधरेगी। विनियामक अड़चनें भारत में सबसे अधिक यही देखा जा रहा है, यानी कि एक लाइसेंस आपको निकलवाना हो तो अलग अलग 10 मंत्रालय का चक्कर लगाना पड़ता है, कितनी सारी सरकारी एजेंसियों से आपको अनुमति लेनी पड़ती है। तो यह एक बहुत परेशानी का कारण है। नौकरशाही की अक्षमता, कई बार तो चीज़ों की जानकारी भी नहीं रहती और कई बार लाल फीताशाही आप सुनते होंगे, पहले इंस्पेक्टर राज की बात भी की जाती थी। तो इन सब चीज़ों से निपटना होगा, सुगम बनाना पड़ेगा रास्ता। बिजनेस इनोवेशन की कमी है, यानी कि नए नए चीज़ें लानी पड़ेगी, नए नए आइडिया लाना पड़ेगा, सरकार को भी इसमें मदद करना पड़ेगा और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? R&D पे वर्क करना पड़ेगा, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपको काम करना पड़ेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बजट में इसके लिए जगह देना पड़ेगा भारत सरकार को। गैर प्रतिस्पर्धी भारतीय बाजार, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी स्टार्टअप्स देखेंगे भारत में वो सब कहाँ पर रहा है? सबके सब शहरी क्षेत्रों में है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक ये नहीं पहुंच पा रहा है। तो स्टार्टअप्स का जो आकार प्रकार है, उसका जो बाजार का साइज है वह शहर ही बन के रह गया है, शहर के लोग उसके कंज्यूमर रह गए हैं, गांव तक पहुंच है बहुत कम। डिजिटल डिवाइड भी ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है कि यहाँ के लोग जो हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो हैं वह क्या हो रहे हैं? स्टार्टअप्स के जो लाभ हैं उससे अभी तक वंचित रहे, दूर रहे हैं। अब जरा इस चीज को देख लीजिए, क्वार्टरली वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग ट्रेंड US, इंडिया, चाइना, 3 देशों की तुलना करके दिखाया गया है और यह अमेरिकी डॉलर में है, बिलियन में है। तो इस तीनों देशों को देखिए कि एक US हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया और दिखाया गया क्या गया है, तुलना क्या किया गया है? 2021 का 4th क्वार्टर यहाँ लिया गया है, ठीक है, और 2022 का 3रा क्वार्टर लिया गया है। ऐसे ही तीनों ही देश में देखा गया है और यह देखा गया है कि फंडिंग कितना कितना हुआ है और फिर फंडिंग की तुलना की गई है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4th क्वार्टर 2021 की जो फाइनेंशियल ईयर रहा है उसमें US को 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग हुई थी, लेकिन 2022 आते आते और उसकी 3rd क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर का, यहाँ जो फंडिंग है USA की वो बहुत तेजी से नीचे गिरी और कितना मिला? केवल 31 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि इसमें जो कमी आई है 61% की बड़ी गिरावट देखी गई है। अब किसी भी स्टार्टअप्स के लिए, किसी भी कंट्री के लिए यह बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है, दुखद आंकड़ा है। चलिए चीन की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये नंबर 1 है स्टार्टअप्स में, चीन दूसरे नंबर पे है, तो चीन को जरा देख लेते हैं। 4th क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2021 13 बिलियन की इसको फंडिंग हुई है और 3rd क्वार्टर 2022 का अगर आप देखेंगे इसमें तो 6 बिलियन पे आ गया है, यानी कि यहाँ गिरावट हुई और गिरावट कितना? 52% का गिरावट हुआ है फंडिंग के मामले में। अब भारत क्या इससे अछूता रहा है, इसको देखते हैं। भारत को अगर आप लेते हैं तो 4th क्वार्टर 2021 फाइनेंशियल ईयर को देखें आप, यहाँ पे जो फंडिंग भारत को प्राप्त हुआ था 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का, लेकिन यहाँ पे 2022 का जो 3rd क्वार्टर आप देखेंगे 2022 के फाइनेंशियल ईयर का, तो यहाँ बहुत दिलचस्प आंकड़ा है और वह बहुत दुखी करने वाला भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए है कि केवल 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही भारत को प्राप्त हुआ फंडिंग के रूप में स्टार्टअप्स के लिए। अब यह जो गिरावट है वह 73% तक है। यह चौंकाने वाला है कि आखिरकार भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं बिल्कुल ही भाग गए, यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे हैं। तो यह समस्या है। अगर आप देखेंगे तो 21 से 22 तक लगभग जो रिपोर्ट RBI का आया था वो कह रहा है कि यह 33% तक की फंडिंग में गिरावट आ गई है। हमारी महत्वाकांक्षा क्या है कि हम 2025 तक जो है 1 लाख स्टार्टअप्स बना लें, 150 यूनिकॉर्न्स बना लें, US के बाद नंबर 2 पे आ जाएं। तो अगर यही हाल चलता रहा, इतना 73% तक की कमी आई है, तो फिर ऐसे में कैसे काम चलेगा? आगे बढ़ते हैं। यह तो देख लिया कि हमने कमी है,
समस्याएं देख ली, चुनौती देख ली, लेकिन सरकार क्या कर रही है इन सब चीज़ों से निपटने के लिए? सरकार के प्रयासों को जरा हम देखते हैं। सरकार ऐसा क्या कर रही है जो ये जो स्टार्टअप्स है इंडिया का, यह फले फूले आगे बढ़े, ठीक है, और यूनिकॉर्न में भी तब्दील हो। सरकार इसके लिए कई सारी योजनाएं लेकर के आई है, कई सारे कार्यक्रम लेके आई हैं स्टार्टअप्स के लिए। उसमें पहला और जोरदार योजना है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना जो है यह स्टार्टअप्स को क्या करता है, लोन देने का काम करता है। स्टार्टअप्स की कंपनी जो है यहाँ से लोन ले सकती है, ठीक है। सेतु यानी कि स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग फंड, इसका जो है यह प्रौद्योगिकी संचालित डोमेन है। यहाँ स्वरोजगार और नौकरियों की वृद्धि के लिए बात की गई है और इसके लिए सरकार ने एक बड़ी राशि दी है और वह कितना है, 1000 CR है, ठीक है, 1000 करोड़ तक की राशि इसमें दी गई है इस योजना के तहत। सरकार ई बीज पोर्टल का एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। इसमें मतलब भारत सरकार और व्यवसायी के बीच सीधा संवाद होता है। इस पोर्टल के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है और 14 तरह के डॉक्यूमेंट या सर्विसेज जिसको आप कह सकते हैं, इसी एक पोर्टल पर ये स्टार्टअप्स के लोग जो हैं ले सकते हैं, अनुमति ले सकते हैं, इनका लाइसेंस यहाँ से बन सकता है। तो यानी कि जो सुविधा है, मैंने जो चुनौतियों में लाल फीताशाही की बात की थी, इंस्पेक्टर राज की बात की थी, ढुलमुल रवैया नौकरशाहों की बात की थी, वह सब यहाँ से दूर करने की कोशिश की गई है। क्रेडिट गारंटी फंड, क्रेडिट गारंटी फंड की जब चर्चा आए ना तो आपको ध्यान रखना है यह MSME सेक्टर के लिए लाया गया है, ठीक है, जो छोटे स्तर पे कारोबारी हैं उनके लिए लाया गया है। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड, ये बजट में व्यवस्था की गई थी फंड ऑफ फंड के लिए कि अगर स्टार्टअप्स में जो फंड दिया गया हो कमी है और ज्यादा उसको वित्त पोषित कीजिए। और टैक्स सॉप्स का क्या मतलब है, देखिए इसके तहत ये कहा गया कि कोई भी स्टार्टअप अगर होता है, मान लीजिए एक स्टार्टअप जो है 2023 में हुआ, तो इनसे कहा गया कि भैया आप ना इन्हें 2026 तक इस बेचारे कंपनी से टैक्स मत लो। क्यों? स्टार्टअप्स हैं, ये नए लोग हैं, कई बार नुकसान झेलेंगे ये, तो इनको शुरुआत में 3 साल तक टैक्स से छूट दे दो। जो एंजल टैक्स इससे लोगे आप, वह भी इसे खत्म कर दो और ये कैपिटल गेन पर जो भी टैक्स है उसमें भी छूट दो। ये सब व्यवस्था की गई सरकार के द्वारा। ये सब क्यों कहा गया? प्रोत्साहित हो लोग, युवा प्रोत्साहित हो, कंपनियां प्रोत्साहित हो और स्टार्टअप्स के लिए आगे बढ़े। और आगे बढ़े तो जो समस्या आगे बढ़ने में आ रही है, जो चुनौतियां आ रही है, उस चुनौतियों से पार पाए। चलिए, ये तो पूरा डिस्कशन हो गया। अब एक प्रैक्टिस प्रश्न देखते हैं और आज का जो प्रश्न है प्रीलिम्स का, और आप जानते हैं मैं क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया करता हूं, तो ध्यान से देखना है, जवाब आपको ढूंढना है, इन कथनों पर विचार करना है। 3 कथन आपके लिए लेके आए हैं। एक यूनिकॉर्न किसी भी निजी स्वामित्व वाली फर्म है जिसका बाजार पूंजीकरण, ध्यान रखना मैं कीवर्ड बताता चलूंगा, बाजार पूंजीकरण जो यूनिकॉर्न कंपनी का होगा वह कितना होगा? 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का। अब आपको देखना है कि क्या यूनिकॉर्न के साथ यह चीजें ठीक बैठ रही है, सही या गलत है। आप देखिए, स्टार्टअप कंपनी का जो है वार्षिक कारोबार 100 करोड़ से अधिक होता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है, गलत है? हमने चर्चा किया है। अमेरिका और चीन, ये 2 देश के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, यहां देखना है, तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। क्या यह बात सही है? आपको देखना है। जो भी इसमें से तीनों में सही लगे गलत लगे, सही कथन का ही चयन करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए में है 1 और 3, बी में है 1 और 2, सी में है केवल 2 और 3 और डी में है कि ये सभी उपरोक्त सभी तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो ये आपको चयन करना है, फिर कमेंट बॉक्स में जो भी जवाब आपको सही लगे लिख भेजिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जितनी भी चर्चाएं की हैं इस बिंदु पर आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगी। जल्दी हम नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ेंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।